बट्रेल इन अपोकलिप्स 2। सुहानी ने अपने बड़े भाई की ओर देखा। उसका वही जाना पहचाना चिड़चिड़ा स्वभाव, वही जानी पहचानी बात कहने का और उसका मतलब कुछ और निकालने का अंदाज। उसकी आंखों में अचानक जलन होने लगी। 3 साल से जमा शिकायतें, नाराजगी और तड़प सब एक साथ उमड़ पड़ी, और वह लड़खड़ाती आवाज में बोली, भाई, अब ये सब छोड़ो, तुम किस लिए रो रही हो? इवान ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, उसके हाथों में एक डिब्बा थमा दिया और उसी रूखे लहजे में बोला, ये बच्चे के लिए है। उसे ये मत सोचने देना कि लॉरेंस परिवार ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। इतना कहकर उसने अपनी टाई ढीली की, सोफे की तरफ बढ़ा और जेनी द्वारा जल्दी से लाया गया सूप एक ही घूंट में पी लिया। दिल की बेचैनी को दबाते हुए उसका कंठ ऊपर नीचे हो रहा था। उसने खाली बैठक कक्ष में चारों ओर नजर घुमाए और उसकी भौहें तन गईं। नैनी वार्ड और बाकी लोग कहाँ हैं? घर में एक भी नौकर क्यों नहीं है? मैंने उन सभी को भेज दिया। मुझे आपको कुछ बताना है। आपको शायद इस पर विश्वास न हो, लेकिन 1 महीने में प्रलय आ जाएगी। कयामत। सब लोग रुक गए। इवान ने हैरानी से सुहानी की तरफ देखा। क्या तुम किसी पंथ में शामिल हो गई हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सुहानी के होंठ फड़फड़ाए। नहीं। तो फिर तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगी, ड्रग टेस्ट के लिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैं ड्रग्स नहीं लेती। कमरा और भी शांत हो गया। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ, वह सब सच है। मैंने जिस कंपनी की स्थापना की थी, टीना लिंच अब उसे बेचकर प्रलय के लिए सामान जमा करने की कोशिश कर रही है। पिताजी। विवेक चौंक गए। जिस कंपनी में तुम्हारी 25% हिस्सेदारी है? विनीता ने आश्चर्य से कहा, हनी, क्या आपने सुहानी के लिए भी पैसे निवेश नहीं किए थे? मुझे लगता है कि आपकी 30% हिस्सेदारी है ना? जेनी ने भी सहमति में सिर हिलाया। इवान ने भी पैसा लगाया है। उसकी 25% हिस्सेदारी है। तो उसका परिवार उसकी पीठ पीछे गुपचुप तरीके से निवेश कर रहा था। इसीलिए उसकी कंपनी इतनी आसानी से और सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो, आप कह रहे हैं कि निवेश हासिल करने के लिए इतनी मेहनत टीना ने नहीं की थी, बल्कि आप लोगों ने मेरे लिए निवेश किया था। सुहानी गुस्से में हंस पड़ी। उस समय, टीना ने दावा किया था कि 55% निवेश हासिल करने से पहले उन्होंने लंबे समय तक जी तोड़ मेहनत की थी। इसी 55% निवेश के कारण कंपनी शुरुआती कठिनाइयों से उबर पाए और इतनी आगे बढ़ी कि लोकेश स्टलिंग समेत सभी लोग टीना को कंपनी का उद्धारकर्ता मानने लगे थे। लेकिन पता चला कि वह सारा पैसा मेरे पिता और भाई ने गुपचुप तरीके से मेरे लिए निवेश किया था। जैसे ही वह भावुक होने लगी, उसके फोन पर एक संदेश आया। यह मिया केलर का संदेश था। मिया केलर, सच में, टीना बहुत ही जल्दबाजी कर रही है। उसने पहले ही खरीदार ढूंढ लिया है और कह रही है कि वह कंपनी बेच रही है। सुहानी, तुम शुरुआती संस्थापक शेयरधारकों में से एक हो, याद रखना कल आकर अपना हिस्सा ले लेना। ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ये सब पहले से ही योजना बनाकर रखा था। मेरा फायदा उठाना, ये तो उनके सपने ही हो सकते हैं। इस जीवन में, मैं उन सभी से वह सब कुछ वापस ले लूंगी जो उन्होंने मुझसे लिया है। विनीता की आंखों में आंसू आ गए। तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता का गुस्सा कैसा है, लेकिन फिर भी तुम्हें उनके साथ अड़ियल व्यवहार करना ही था। परिवार तुम्हारी हर हरकत जानता है। हमें पता था कि तुमने एक कंपनी शुरू की है। तुम्हारे पिता और भाई तुम्हारा साथ दे रहे हैं। क्या तुम्हें सच में लगता था कि तुमने ये सब अकेले ही कर लिया? सुहानी की आंखें भी लाल हो गईं। अंत में, सच्चे दिल से आपका साथ देने वाले केवल आपके परिवार वाले ही होते हैं। उसने अपनी बाहों में मौजूद खजाने पर नजर डाली, और आरव ने समझदारी से उसकी ओर देखा। उसने खुले दिल से कहा, अब से हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा। आरव समेत पूरा परिवार, सब ने एक बार फिर आरव की तरफ देखा। उस छोटे लड़के की आंखों में डर की झलक थी। वह साफ तौर पर थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन विवेक, लॉरेंस से लेकर इवान तक, सभी ने मौन रहकर अपनी सहमति व्यक्त की। इवान ने तो खास तौर पर उसके लिए खिलौने भी खरीदे थे। सुहानी और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। हमें बड़े पैमाने पर सामान जमा करना शुरू करना होगा। भोजन, पानी और दवाइयाँ सबसे जरूरी हैं। हमें एक सुरक्षित ठिकाना भी बनाना होगा। प्रलय की शुरुआत भीषण ठंड से होगी, उसके बाद भीषण गर्मी पड़ेगी, जिससे बाढ़ और अम्लीय वर्षा होगी। और अंत में, ज़ॉम्बी आ जाएंगे। कमरा एकदम शांत हो गया। सभी थोड़े हैरान थे, लेकिन सुहानी की प्रतिक्रिया देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। कुछ देर बाद विनीता यंग हकलाते हुए बोली, एक सेफ हाउस? हमारे परिवार के पास तो एक परित्यक्त खदान है। लॉरेंस परिवार ने शुरुआती दिनों में खनन से खूब धन कमाया था। खदान बंद होने के बाद उन्होंने अचल संपत्ति और भौतिक उद्योगों की ओर रुख किया, एंड इसी तरह वे अपने वर्तमान आकार तक पहुंचे। तो चलिए खदान को ही सुरक्षित ठिकाना बना लेते हैं।
बेशक, जितनी गहरी खुदाई करेंगे उतना ही अच्छा होगा। पूरी जगह की मरम्मत करनी पड़ेगी। वह निर्देश देती रही, भाभी, आप पूरे परिवार को अस्पताल ले जाकर स्वास्थ्य जांच करवा लें। प्रलय आने से पहले, मैं चाहती हूं कि सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ रहें। खासकर मेरी भाभी। वह गर्भवती हैं, शायद 1 महीने की हो गई हैं, हालांकि उन्हें अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ है। लेकिन मुझे उन्हें पहले से ही बता देना होगा। विनीता यंग ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, चलो ऐसा ही करते हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद इवान ने कहा, मैं जानकारी जुटाने जाता हूँ। अगर आपको ये पता चल गया है, तो शायद और भी खबरें हों। अगर नहीं भी, तो कम कम कुछ अजीब अफवाहें तो फैल ही रही होंगी। साथ ही, मैं कंपनी की संपत्ति के परिसमापन का काम भी संभाल लूंगा। ठीक है, मैं यहीं रुककर सामान जमा करूंगी। पिताजी, उस परित्यक्त खदान के बारे में, क्या आपको लगता है कि आप उसे और गहरा खुदवा सकते हैं? पूरी रात अध्ययन कक्ष की बत्ती जलती रही क्योंकि पूरा परिवार खदान के जीर्णोद्धार पर चर्चा कर रहा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद, भोर होते ही वे सभी अपने अलग कार्यों को पूरा करने के लिए निकल गए। सबसे पहले सुहानी ने ठंड से बचाव के लिए कपड़े जुटाए। प्रलय के समय, भीषण ठंड का न्यूनतम तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर गया था। सामान्य ठंड से बचाव करने वाले कपड़े इतने कम तापमान को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे। अंतरिक्ष यात्री का स्पेस सूट इतने कम तापमान को तो झेल सकता था, लेकिन इतनी उन्नत तकनीक वाला सूट खरीदना असंभव था। अब नागरिक बाजार ही आखिरी रास्ता बचा था। उसे अपने पिछले जीवन से याद था कि उसने लोगों को कई प्रकार के क्रायोजेनिक सुरक्षात्मक सूट पहने देखा था, जैसे कि तरल नाइट्रोजन सूट जो -250 डिग्री सेल्सियस से -360 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकते थे। एक विशेष ब्रांड की ध्रुवीय चरम शीत श्रृंखला भी थी, जो ध्रुवीय वैज्ञानिक अभियानों के लिए विशेष वस्त्र थे, लेकिन वे उपकरण अधिकतम -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का ही सामना कर सकते थे। लेकिन भीषण ठंड अचानक से -100 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरी। ये धीरे धीरे घटी। शुरुआत में तो यह उत्तरी क्षेत्र की सामान्य सर्दियों जैसी ही थी। जब तापमान शून्य से नीचे गिरा और भारी बर्फबारी शुरू हुई, तो लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन साल के सबसे कम तापमान ने नए रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। -10 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस, फिर -50 डिग्री सेल्सियस और अंत में -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। जल्द ही, तापमान -80 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, और आखिरकार थर्मामीटर ने यह मापना ही बंद कर दिया कि तापमान वास्तव में कितना नीचे गिर गया था। अत्यधिक ठंड के कारण उत्तरी शहरों में हीटिंग सिस्टम ठप हो गए। हीटिंग पाइप जम गए और फट गए, जिससे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। गर्मी खत्म होते ही, पूरा उत्तर पल भर में एक विशाल बर्फ की गुफा में बदल जाता। मोटी से मोटी दीवारें भी पाले की परत से ढक जाती और पूरे कमरे फ्रीजर जैसे ठंडे हो जाते। चारों ओर पाला जम जाता और हवा में ठंडी धुंध छा जाती। सरकार ने जनता को बचाने की कोशिश की। उस समय, ठंड से बचने के लिए उन्होंने विभिन्न गहरे हवाई हमले से बचाव वाले आश्रय स्थलों और खदानों को चुना। पता चला कि खदान जितनी गहरी होती थी, वह उतनी ही बेहतर तरीके से भीषण ठंड का सामना कर सकती थी। इसलिए उन्होंने एक ही बार में 3000 तरल नाइट्रोजन से बने सुरक्षात्मक सूट मंगवाए, साथ ही ध्रुवीय अत्यधिक ठंड से बचाव के लिए बने 3000 और सूट भी मंगवाए। उनके परिवार की परित्यक्त खदान वैसे भी काफी बड़ी थी, इसलिए उन्हें रखने के लिए पर्याप्त जगह थी। उसने निर्माताओं से संपर्क किया, लेकिन वे एक साथ इतनी सारी चीजें नहीं बना सकते थे। सुहानी के पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अभी फोन रखा ही था कि वह फिर से बज उठा। उसने स्क्रीन पर एक नजर डाली। ये लोकेश स्टलिंग था। उसने तुरंत रिजेक्ट बटन दबा दिया। सिर्फ इसलिए कि वह फोन करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे जवाब देना ही होगा। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन वह अड़ा रहा और उसने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। लोकेश स्टलिंग कंपनी 8 मिलियन में बिकी। संस्थापक होने के नाते, आपके पास अभी भी कुछ शेयर हैं। आकर अपना हिस्सा ले लीजिए। यह मत कहना कि हमने आपको धमकाया। नहीं, कुछ नहीं। मेरी निजी हिस्सेदारी ही 25% है, और मेरे पिताजी और भाई की हिस्सेदारी मिलाकर यह पूरे 80% हो जाती है। आरव, घर पर मेरा इंतजार करना। आरव को बताने के बाद, उसने लॉरेंस ग्रुप के कानूनी विभाग को फोन किया। मैं सुहानी लॉरेंस हूं। कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ वकील भेजें। कंपनी की इमारत के सामने एक काली सेडान कार शान से आकर रुकी। जैसे ही सुहानी लॉरेंस बाहर निकली, उनके खास तौर पर सिले हुए बिजनेस सूट ने उनके सीधे खड़े होने के अंदाज को और भी निखार दिया। उनके पीछे उनके वकील चार्ली शॉ भी थे, जो सलीके से कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में एक ब्रीफकेस था। उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। जैसे ही वह कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई, एक तीखी महिला की आवाज हवा में गूंज उठी। सुहानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की?
हीना वॉल्श ने गुस्से में मेज पर हाथ पटक के उठ खड़ी हुई, उसका खूबसूरती से सजा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। टीना ने इस कंपनी को बचाने के लिए निवेश लाने के लिए दिन रात मेहनत की। और तुमने फर्श साफ करने और परजीवी की तरह सबका फायदा उठाने के अलावा और क्या किया? अब जब कंपनी बिक रही है, तो तुम हिस्सेदारी के लिए वापस आने की हिम्मत कैसे कर रही हो? क्या तुम्हारी चमड़ी लोहे की बनी है? बिल्कुल सही, लोकेश, तुम तो हद से ज्यादा नर्म दिल हो। जब वो तुम्हारे साथ डेटिंग कर रही थी, तब वो किसी नाजायज बच्चे की मां बनने वाली थी, तुम्हारी भावनाओं और पैसों का फायदा उठा रही थी। और अब तुम उसे यहाँ हिस्सा लेने के लिए आने दे रहे हो। तुम तो हद से ज्यादा नर्म दिल हो। लोकेश स्टलिंग मेज के सबसे ऊपरी पायदान पर बैठा था, उसकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं। वह सुहानी को खुलेआम अधीरता और घृणा से देख रहा था, मानो वह कोई गंदी चीज हो। सुहानी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, टीना लिंच ने निवेश करवाया। ये तो बहुत बड़ा मजाक है। वो निवेश तो स्पष्ट रूप से। सुहानी, बस करो। टीना लिंच ने अचानक उसकी बात काट दी। उसकी आंखों के किनारे लाल हो गए और गालों पर बड़े बड़े आंसू बहने लगे। उसने लोकेश स्टलिंग का हाथ कसकर पकड़ लिया, एंड बेहद दयनीय लग रही थी। मुझे पता है तुम परेशान हो। आखिर हम सबसे अच्छे दोस्त थे, एंड तुमने भी कंपनी में योगदान दिया था। अगर इन निवेशों को हासिल करने की बात कहने से तुम्हें अच्छा लगता है, तो चलो मान लेते हैं कि तुमने ही ये निवेश हासिल किए थे, ठीक है। मुझे सच में कोई आपत्ति नहीं है। मैं बस नहीं चाहती कि तुम अब और सबसे झगड़ा करो। उनके इस उदार नाटक ने भीड़ के गुस्से को तुरंत और भड़का दिया। सुहानी, तुमने हद पार कर दी। एडम जेन उछलकर खड़ा हो गया। 6 फीट 3 इंचेस लंबे उस विशालकाय व्यक्ति ने टीना को ढाल की तरह सहारा दिया, मानो वह एक छोटा पहाड़ हो। उसकी उभरी हुई मांसपेशियां उसकी कमीज से बाहर निकल रही थीं। वह एक पेशेवर मुक्केबाज था, ईडब्ल्यूडी लीग का कांस्य पदक विजेता। उसने मुट्ठियां भींची, जिससे उसकी उंगलियों के जोड़ चटकने की आवाज सुनाई दी। तुम पहले टीना का क्रेडिट चुराती थी, एंड अब तुम उन निवेशों का क्रेडिट चुराना चाहती हो जिन्होंने उसकी जान बचाई। क्या तुम इतनी बेशर्म हो कि बड़े इनाम के लिए कुछ भी कर सकती हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने पुराने समय की खातिर पहले तुम्हारे साथ नरमी बरती थी। लेकिन अब तुम्हें निकाल दिया गया है। अगर तुमने फिर कभी कोई गड़बड़ करने की हिम्मत की, तो मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं होगी कि तुम एक औरत हो। वह उसकी ओर बढ़ा, उसकी मुट्ठी लगभग उसकी नाक को छू गई। और तेरा वो हरामजादा बेटा हमेशा इतना दयनीय व्यवहार करता है। क्या योजना है उसे लोकेश से चिपकाने की, उसे पिता बनने के लिए बहकाने की? सुहानी, तुम जैसी औरतें बिल्कुल घिनौनी हैं। उन शब्दों ने अंततः सुहानी को हद से ज्यादा परेशान कर दिया। जब उन्होंने कंपनी की स्थापना की, तब तक वे लॉरेंस परिवार से अपने सारे संबंध तोड़ चुकी थीं। किसी को नहीं पता था कि वे लॉरेंस ग्रुप की उत्तराधिकारी हैं। केवल लोकेश स्टलिंग और टीना लिंच ही उनकी पृष्ठभूमि से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने न केवल जानबूझकर इस तथ्य को छिपाया, बल्कि कहानी को तोड़ मरोड़कर पेश किया और उनकी सभी उपलब्धियों का श्रेय खुद को दे दिया। उसने एडम जेन के अभिमानी, दबंग चेहरे को घूर कर देखा, एंड जैसे ही उसने एक कौशल को सक्रिय किया, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। कौशल सक्रिय, जो तुम्हारा है वो मेरा है। बॉक्सर का सुनहरा बायां हाथ 33% प्राप्त हुआ। एडम जेन ने एक बार शराब पीते हुए शेखी मारी थी कि वह 15 सालों से बॉक्सिंग कर रहा है। उसका बायां मुक्का लगभग 400 पाउंड की ताकत पैदा कर सकता था और उसकी गति 12 मीटर प्रति सेकंड थी, यह उसका तुरुप का पत्ता था। अब, उस ताकत का एक तिहाई हिस्सा सुहानी के पास था। 130 पाउंड की ताकत और 4 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ, उसका मुक्का एक सामान्य वयस्क पुरुष को हराने के लिए काफी था। सुहानी ने बेपरवाही से अपना बायां हाथ हिलाया, और उसमें एक अजीब लेकिन जानी पहचानी शक्ति का प्रवाह महसूस किया। उसका दिल उस शक्ति को सीधे सीधे हासिल करने की सरल खुशी से भर गया। एडम अभी भी गालियां बक रहा था, उसके मुंह से थूक निकल रहा था। मैं तुमसे कह रहा हूं, या तो यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। उसने अपना बायां मुक्का सुहानी के चेहरे पर मारने के लिए उठाया। यह उसका बहुमूल्य गोल्डन लेफ्ट हैंड था, जिसने एक बार उसी वर्ग के प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार में नॉकआउट कर दिया था। जैसे ही उसकी मुट्ठी उसके चेहरे पर लगने वाली थी, सुहानी हट गई। वह थोड़ा सा एक तरफ झुक गई और उसका बायां हाथ बिजली की तरह तेजी से निकला, एक सटीक सीधा बायां मुक्का, जो सीधे एडम जेन की कनपटी पर लगा। तारांकन धमाका, तारांकन तारांकन। एक धीमी सी धमक के साथ, एडम के चेहरे पर मौजूद घमंडी भाव जम गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके कानों में ऐसी झंझनाहट गूंज उठी मानो किसी ने उसे हथौड़े से मारा हो। उसका शरीर एकदम सीधा होकर पीछे की ओर लुढ़क गया और जमीन पर जोर से गिरा। बिना कोई आवाज निकाले ही वह बेहोश हो गया। पूरा सम्मेलन कक्ष सन्नाटे में डूब गया। सभी लोग अचंभित होकर सुहानी को घूर रहे थे, मानो उन्होंने अभी अभी कोई भूत देख लिया हो। एक ही मौके में,
हीना की आवाज कांप रही थी। लेकिन एडम तो पेशेवर मुक्केबाज हैं। ईडब्ल्यूडी की कांस्य पदक विजेता। सुहानी ने उसे एक ही मुक्के से नॉकआउट कर दिया। ये कैसे संभव है? वह इतनी मजबूत कब हो गई? टीना का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने सहज ही लोकेश स्टलिंग की ओर देखा, उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। लोकेश के माथे पर शिकन गहरी हो गई। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने बोलना शुरू किया, मैंने कुछ समय तक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली थी। सुहानी कुछ महीनों तक मेरे साथ आती रही, मेरा ध्यान खींचने की कोशिश में। मुझे लगता है कि वह अपनी सीखी हुई बातें भूली नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, सबके चेहरों पर समझदारी का भाव आ गया और सुहानी की ओर उनकी निगाहें और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण हो गईं। तो उसने इसे सिर्फ किसी लड़के को पटाने के लिए सीखा। कितना दयनीय है। कुछ ही महीनों के प्रशिक्षण के बाद किसी पेशेवर को उकसाने की हिम्मत। अगर एडम ने खुद को रोका ना होता, तो वह अब तक जमीन पर पड़ी होती। बिल्कुल सही। एडम जेन बाएं हाथ से खेलता है, उसका बायां हाथ ही उसकी ताकत है। उसने जानबूझकर उस पर नरमी बरती होगी। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए सुनकर सुहानी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। एडम का बायां हाथ शायद अब उतना शक्तिशाली नहीं रहा, उसने सोचा। आखिरकार, उसकी 33% ताकत और क्षमता अब मेरी है। उसने अपनी बाईं कलाई घुमाई और उसकी निगाहें पूरे कमरे में घूम गईं। उसकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। अब क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकती हूँ? वह रुकी। उसकी निगाहें टीना और लोकेश स्टलिंग पर टिक गईं। उसने हर शब्द स्पष्ट रूप से बोला। मैं अपनी बात दोहराती हूँ। मैंने ये निवेश नहीं मांगे थे। लेकिन इस कंपनी के 80% शेयर मेरे हैं। आज, इस बिक्री से होने वाले मुनाफे का 80% हिस्सा मैं ले रही हूँ। क्या 80%? टीना का चेहरा पल भर में बदल गया और उसकी आंखों में नए आंसू आ गए। वह जानबूझकर एडम जेन के बगल में बैठ गई और भावुक होकर उसका हाथ हल्के से हिलाते हुए बोली, सुहानी, हम पैसों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन तुम हिंसा का सहारा कैसे ले सकती हो? अगर एडम को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मोहित फिंच गंभीर चेहरे के साथ खड़ा हो गया। तो तुम सचमुच सारी संपत्ति खुद हड़पने आए हो, सुहानी? अब मुझे समझ आया कि लोकेश ने तुमसे रिश्ता क्यों तोड़ा। एक नाजायज बच्चे की मां होने के साथ साथ तुम एक क्रूर, बेरहम औरत हो। तुम बेहद घिनौनी हो। हीना वॉल्श ने भी अपनी बात रखी। हम इतने सालों से दोस्त थे, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? एडम अभी तक होश में नहीं आया है। हम आपसे उसके मेडिकल बिल या काम छूटने के मुआवजे की भी मांग नहीं करेंगे। मैंने सुना है कि आपके परिवार के पास एक परित्यक्त खदान है। आप हमें उसकी भरपाई के तौर पर वह क्यों नहीं दे देते? खदान शब्द का जिक्र होते ही लोकेश और टीना दोनों की आंखों में स्पष्ट लालच झलकने लगा। सुहानी लगभग हंस पड़ी। तो इसीलिए लोकेश और टीना ने उसे खास तौर पर पैसे बांटने के लिए बुलाया था, उसने सोचा। उनका असली मकसद कंपनी की बिक्री से मिलने वाली रकम कभी नहीं था। उनका असली मकसद तो लॉरेंस परिवार की परित्यक्त खदान थी। बिल्कुल सही। एक परित्यक्त खदान भीषण गर्मी और ठंड से बचाव का आश्रय स्थल बन सकती है, और भारी मात्रा में आपूर्ति का भंडारण करने का स्थान भी। ये सर्वनाश के लिए एकदम सही आश्रय स्थल है। उनका पाखंड, दोनों तरफ से फायदा उठाना, उनका बेशर्म लालच सचमुच घृणित था। लेकिन घायल एडम इस परित्यक्त खदान के लायक नहीं था। उसकी कोई कीमत नहीं थी। सुहानी ने अपने पीछे खड़े चाली की ओर इशारा किया। चाली तुरंत आगे बढ़े, अपने ब्रीफकेस से एक दस्तावेज निकाला और मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर देखा। सभी को नमस्कार, मैं सुहानी लॉरेंस का वकील, चाली शॉ हूँ। श्री एडम जेन के चिकित्सा बिल, अस्पताल शुल्क और वेतन हानि के संबंध में हमारा लॉरेंस ग्रुप सब कुछ कवर करेगा। हम उनके पूर्ण स्वस्थ होने तक उनके पुनर्वास के सभी खर्चों को भी वहन कर सकते हैं। क्या आपको अभी एम्बुलेंस बुलाने की आवश्यकता है? सबके चेहरों के भाव बदल गए। सुहानी स्पष्ट रूप से उन सबको कह रही थी, अगर मैं उसे मार दूं तो क्या हुआ? तुम्हें खदान चाहिए, सपने देखते रहो। टीना का चेहरा एकदम उदास हो गया। खदान के बिना उनके पास न तो सामान जमा करने की जगह होगी और न ही कोई सुरक्षित ठिकाना। यह उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। इसके अलावा सुहानी तो पुनर्जन्म लेने वाली भी नहीं है, जैसा वो सोच रही थी। खदान को उसके हाथों में छोड़ना सरासर बर्बादी है। वह हमें इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करने देती? टीना जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया और वह मन ही मन सुहानी को कंजूस और झगड़ालू होने के लिए कोसने लगी। उसने अनजाने में लोकेश की ओर देखा, उसकी आस्तीन खींची और फुसफुसाते हुए कहा, लोकेश, सुहानी कितनी निर्दयी है। क्या वह इतनी जल्दी तुम्हें भूल गई है? लोकेश ने भौहें चढ़ाते हुए, अपनी घृणा को दबाते हुए, मुड़कर कहा, सुहानी, तुम्हारे परिवार को इस परित्यक्त खदान की कोई जरूरत नहीं है। क्यों न तुम इसे मुझे दे दो? मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। इसे पुराने समय की याद में एक छोटा सा तोहफा समझो। क्या तुम अब भी मुझे पसंद नहीं करती? मैं तुम्हारे साथ अगले कुछ दिन भी बिता सकता हूँ।
वाह, ये किसे घृणा दिलाने की कोशिश कर रहा है। सुहानी को अपना समय व्यर्थ करने की कोई जरूरत नहीं लगी। उसने एक बार फिर चार्ली शॉ को आगे किया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह सचमुच मूर्खों से बहस करने के झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। चार्ली शॉ के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। जिस खदान का आप सबने जिक्र किया है, वह लॉरेंस ग्रुप की अरबों डॉलर की अचल संपत्ति है। एडम जेन की तो बात ही छोड़िए, उसके जैसे 10 या 100 लोग भी उस खदान के मूल्य के 10,000वें हिस्से के बराबर नहीं होंगे। क्या आप सब कुछ ज्यादा ही कल्पनाशील हो रहे हैं? एक बेहोश व्यक्ति को अरबों डॉलर की संपत्ति के बदले बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो वकील की खासियत होती है। उनके सीधे साधे शब्दों ने सब कुछ उजागर कर दिया, एंड इन लोगों के घिनौने इरादे पल भर में सबके सामने आ गए। सुहानी लगभग हंस पड़ी। उसे बेहद संतुष्टि महसूस हुई। उसे भी लगा कि वे लोग सरासर भ्रम में जी रहे हैं। वकील चार्ली, इन पर और शब्द बर्बाद मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह आज यहाँ सिर्फ एक शो देखने नहीं आई थी। उसे अभी भी कुछ जरूरी काम निपटाने थे। चार्ली को दस्तावेजों का एक बंडल निकालते हुए देखकर और यह महसूस करके कि खदान वास्तव में उनकी पहुंच से बाहर है, टीना ने अंततः झूठी ईमानदारी के साथ बोलना शुरू किया। सब लोग, चलिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं। सुहानी कई सालों से हमारे साथ हैं, हमारा एक लंबा इतिहास है। क्यों ना हम सब शांति से इस पर बात कर लें, ठीक है? बात बस इतनी सी है, सुहानी, कि हम आपको 80% नहीं दे सकते। लोकेश ने इस कंपनी के लिए आपसे कहीं ज्यादा मेहनत की है, एंड बाकी सब ने भी। हम सब ने कड़ी मेहनत की है। मुझे पता है कि आपने ही सबसे पहले कंपनी की स्थापना की थी, तो कैसा रहेगा? हम आपको 10% देंगे, ठीक है? हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। टीना, त्रिशा गुस्से से आग बबूला हो गई। आप तो हद से ज्यादा मेहरबान हैं। वो अपने वकील को साथ लाई थी, पूरे समय अकड़ दिखाती रही और यहाँ तक कि किसी को मारा भी। साफ है कि वो हमें लूटने आई है, एंड आप फिर भी उसे 10% दे रहे हैं। 5% देना भी तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मुझसे पूछो तो सुहानी को एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, उसने तो कुछ योगदान ही नहीं दिया। उसे पैसे क्यों मिलने चाहिए? हाँ, उसे कुछ मत देना। मोहित फिंच एंड बाकी सभी ने अपनी राय दी। टीना लिंच केवल सुहानी को देखती रही, एंड फिर, एक ऐसे कोण से जिसे कोई और नहीं देख सकता था, उसने उसे एक उकसाने वाली मुस्कान दी। उसने जानबूझकर उन्हीं शब्दों को दोहराया, ठीक वैसे ही जैसे वह पहले करती थी। उसके चेहरे पर विजयी एंड चुनौती भरा भाव था। सुहानी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देखा, किसी ने भी टीना का असली रंग नहीं देखा। टीना ही हमेशा मुझे परेशान करती थी, फिर भी मुझे ही हमलावर के रूप में दिखाया जाता है। कितना हास्यास्पद है। सुहानी ने भौहें चढ़ाकर अपनी स्किल को फिर से सक्रिय किया। भले ही मुझे तुम्हें पूरी तरह से लूटना पड़े, फिर भी यह मेरा ही होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, इस बार मैं टीना की किस्मत छीन लूंगी। आखिरकार, वर्तमान टीना के पास अभी तक कोई वास्तविक क्षमता नहीं है। उसने अपनी महाशक्ति को जागृत नहीं किया है। वह मूर्ख है, वह कंपनी नहीं चला सकती एंड वह गरीब है। पुनर्जन्म लेने के अलावा, उसके पास कोई और लाभ नहीं है। डिंग, 30% भाग्य मूल्य लूटा गया। टीना लिंच का शेष भाग्य मूल्य 0.175। मैंने 30% लूट लिया, लेकिन उसके पास केवल 0.175 भाग्य मूल्य ही बचा है। उसकी भाग्य का मूल्य 1 से कम है। यह इतना कम कैसे हो सकता है? उसे अचानक याद आया कि पिछले जन्म में मरने से ठीक पहले उसने इन लोगों से 399 भाग्य मूल्य लूट लिया था। उस समय, उन चारों के पास कुल मिलाकर केवल एक भाग्य मूल्य बचा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इन चारों का संयुक्त भाग्य मूल्य इस समय 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि औसतन प्रत्येक का भाग्य मूल्य 0.25 होना चाहिए, लेकिन टीना की स्थिति थोड़ी खराब है। अब ये घटकर 0.175 हो गया है। अचानक, मुझे टीना पर तरस आने लगा है। क्योंकि यह तो बेहद दयनीय है। हा हा हा। मुझे आश्चर्य है कि इस बार प्रलय में कौन जीवित नहीं बचेगा। सुहानी ने टीना के विजयी चेहरे को देखा और अचानक उसे बातचीत करने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सिर हिलाया। मैं बहुत खुश हूं। सच में, मैं बहुत खुश हूं। हा हा हा। केवल 0.175 लाख वैल्यू के साथ रह जाना। ये तो बहुत ही मजेदार है। टीना एक पल के लिए जम गई। उसने सोचा था कि उसके ताने के बाद, सुहानी हमेशा की तरह अपना बचाव करने के लिए दौड़ेगी, फिर उस पर चिल्लाना और चीखना शुरू कर देगी। इससे टीना को एक नाजुक, मासूम लड़की का किरदार निभाते रहने का मौका मिल जाता, जिससे उसे सबकी सहानुभूति और सुहानी के प्रति घृणा मिल जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय, सुहानी सचमुच खुश लग रही थी और उसने पूरी ईमानदारी से कहा, मैं बहुत खुश हूं। काफी खुश हो? तुम ऐसा कैसे हो सकती हो? आखिर तुम्हें किस बात की खुशी है? हालांकि, उसे जल्द ही पता चल गया कि सुहानी क्यों खुश थी, क्योंकि चार्ली शॉ सभी दस्तावेज लेकर आगे आया।
मेरा सुझाव है कि आप सभी इसे ध्यान से देखें। चार्ली शॉ ने अपना चश्मा ठीक किया और अपनी उंगली से दस्तावेज के पहले पृष्ठ पर निवेशकों की जानकारी को छुआ। उनकी आवाज एकदम स्पष्ट थी। इस कंपनी को चलाए रखने वाले दो मुख्य निवेश श्री विवेक लॉरेंस और श्री इवान द्वारा किए गए थे, जो क्रमशः 30% और 25% शेयरों के बराबर हैं। दोनों सज्जनों ने पहले ही सुश्री सुहानी लॉरेंस को पूर्ण अधिकार पत्र पावर ऑफ अटर्नी जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने शेयरों से संबंधित सभी संपत्ति वितरण और निर्णय लेने का अधिकार सौंप दिया है। इसके अलावा वह रुका, उसकी निगाहें लोकेश पर पड़ीं, जिसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया था। फिर उसने और जोर देकर कहा, सुहानी ने निजी निवेश के जरिए कंपनी के 25% शेयर अपने पास रखे हैं। ये तीनों अनुबंध नोटरीकृत हैं, पूरी तरह से कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, एंड वाणिज्य विभाग से किसी भी समय इनकी पुष्टि की जा सकती है। विवेक लॉरेंस, इवान लॉरेंस, ये दोनों नाम लोकेश पर बिजली की तरह गिरे, जिससे उनका पूरा शरीर अकड़ गया और उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। वह उन्हें कैसे नहीं पहचान सकता था। विवेक लॉरेंस, लॉरेंस ग्रुप के प्रमुख थे, एंड इवान लॉरेंस, लॉरेंस परिवार के उत्तराधिकारी थे। एक सुहानी के जैविक पिता थे, एंड दूसरे उनके सगे भाई थे। यादें ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ीं, जिनमें तीखा व्यंग्य समाया हुआ था। कई साल पहले, जब सुहानी अनपेक्षित रूप से गर्भवती हो गई, तो लॉरेंस परिवार इतना क्रोधित हुआ कि उन्होंने उसे बेदखल करने की धमकी दी और उसे गर्भपात कराकर परिवार में वापस आने का आदेश दिया। लेकिन सुहानी जिद्दी थी। वह अपने नाम पर कुछ भी नहीं लेकर चली गई और उपनगरों में एक जर्जर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने लगी, जिसकी दीवारों से पेंट उखड़ रहा था। उसने हिसाब लगाया था कि लॉरेंस परिवार के समर्थन के बिना, सुहानी एक परित्यक्त महिला मात्र थी जो किसी नाजायज बच्चे की मां बनने वाली थी। वह न केवल उसे कोई संसाधन या संपर्क नहीं दे सकती थी, बल्कि वह खुद का भरण पोषण भी नहीं कर सकती थी। ऐसी महिला से शादी करना केवल एक बोझ होगा, जिसका कोई मूल्य नहीं होगा। पर अब, सुहानी, लोकेश ने सहज रूप से उसकी कलाई पकड़ ली और जल्दबाजी में पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने अपने परिवार से संबंध तोड़ लिए हैं? फिर हमारी कंपनी को तुम्हारे पिता और भाई से निवेश क्यों मिला? लोकेश को सुहानी को पकड़ते देख टीना घृणा से भर उठी। वह पास आकर सुहानी का हाथ पकड़कर रोने लगी। जो निवेश मैंने हासिल किया था, वह तुम्हारे पिता और भाई से था। सुहानी, तुमने यह बात भी मुझसे छुपाई। क्यों? क्या तुमने हमें कभी अपना दोस्त भी नहीं समझा? मुझ पर यह सब बकवास थोपी जा रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हाँ कहती हूँ या ना। चाहे कुछ भी हो जाए, टीना के पास मुझ पर कीचड़ उछालने के लिए हमेशा कुछ नया बहाना होता है। ये बेहद घिनौना है। अपने पिछले जीवन में, मैंने आरव और लोकेश के लिए सब कुछ सहन किया। जब टीना लिंच ने मुझ पर कीचड़ उछाला, तो मैं या तो चुप रही या दूरी बनाए रखी। लेकिन अंत में उस सब सहनशीलता से मुझे क्या मिला? इसी वजह से सब लोग टीना लिंच का साथ देने लगे। इसी वजह से सबने मुझे धोखा दिया। इसी वजह से मेरी जान चली गई। लेकिन अब, उसने उन दोनों को झटक कर दूर कर दिया और ठंडे स्वर में बोली, टीना, मुसीबत खड़ी करने की तुम्हारी कला पहले जैसी ही प्रभावशाली है। क्या तुमने वह निवेश हासिल किया? ये साफ तौर पर मेरे पिताजी और मेरे भाई ने मुझे चुपके से भेजा था, क्योंकि वे मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। बस संयोग से वह पैसा तुम्हें मिल गया और अचानक ये तुम्हारा निवेश हो गया। झूठ बोलते समय क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? और अब तुम सारा दोष मुझ पर डालने की कोशिश कर रही हो। क्या मैंने कभी तुम सबकी परवाह नहीं की, या फिर तुम जैसे लोगों ने कभी मेरी परवाह की ही नहीं? क्या ये निवेश सीधे सुहानी के पिता और भाई से आया था? टीना लिंच को ये अभी मिले हैं? मोहित फिंच एंड बाकी लोग हैरान रह गए। लेकिन लोकेश लगातार सवाल पूछता रहा, सुहानी, तुम लॉरेंस परिवार में वापस चली गई हो, है ना? आरव का क्या होगा? आरव का क्या होगा? क्या तुम्हारे पिता ने उसे अपनाने से इनकार नहीं किया था? और तुम्हारा भाई हमेशा कहता रहता था कि अगर आरव वापस आने की हिम्मत की तो वह उसका गला घोंट देगा। क्यों न तुम बच्चे को अभी मेरे पास छोड़ दो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। भाड़ में जाओ। मैं सचमुच मूर्ख थी। लोकेश ने एक इंसान के तौर पर कभी मेरी परवाह नहीं की। जब वह लॉरेंस परिवार की धनी वारिस थी, तो लोग उसे सुहानी एंड डार्लिंग कहकर पुकारते थे। जब वह वारिस नहीं रही, तो लोग उसे घिनौनी एंड कुतिया कहने लगे। असल में घिनौना कौन था? असली घटिया कौन था? लोकेश, तुमने जो कहा है उसे तुम्हें जीवन भर याद रखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था? लोकेश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक उसे याद आया कि उसने कुछ दिन पहले निजी कमरे में हुई बैठक के दौरान क्या कहा था। चलो इस मौके पर साफ साफ बात कर लेते हैं, सुहानी। मुझे तुम कभी पसंद नहीं आई। तुम्हारे बेटे को देखकर ही मुझे घिन आती है। हमें एक दूसरे से मिलना बंद कर देना चाहिए। लोकेश का मुंह एकदम बंद हो गया और उसका पूरा व्यवहार एकदम नर्म पड़ गया। लेकिन उसकी आंखें किसी को धोखा नहीं दे सकती थीं।
उसकी शुरुआती स्पष्ट घृणा अब उसकी ओर कभी भार चिंता भरी निगाहों में बदल गई थी। टीना का चेहरा और भी ज्यादा बदसूरत था। ये कहना कि वह नाखुश थी कम होगा, लेकिन अब ये सब व्यर्थ था। अब सभी लोग खामोशी से बैठे थे। उनके सामने सुहानी अंचाली बैठे थे। एक कॉफी टेबल ने दोनों समूहों को अलग कर रखा था, मानो उनके बीच एक स्पष्ट रेखा खींच दी गई हो। संपत्ति की बिक्री शुरू हो गई है। चाली ने शेयर प्रमाण पत्र एंड पावर ऑफ अटॉर्नी को कॉफी टेबल पर पटक दिया। चमकीले लाल रंग की आधिकारिक मुहरें सबकी आंखों में चुभ रही थीं। विवेक और इवान का निवेश समझौता लिखित रूप में था, एंड लेन देन के रिकॉर्ड पूरी तरह स्पष्ट थे। उनकी 55% हिस्सेदारी निर्विवाद थी। सुहानी के शुरुआती शेयरों में से 25% हिस्सेदारी को मिलाकर मुनाफे में उनका 80% हिस्सा तय था। कंपनी के नियमों के अनुसार शेयरधारकों को लाभांश उनके हिस्सेदारी प्रतिशत के आधार पर वितरित किया जाता है। सभी खर्चों को घटाने के बाद शेष लाभ 8 मिलियन है। सुहानी को 64 लाख मिलेंगे, जो उन्हें तुरंत ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। चाली ने अपने चश्मे को ऊपर किया, उनकी आवाज में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा लॉरेंस ग्रुप ने आपकी कंपनी के साथ सभी संभावित साझेदारियों को समाप्त करने का औपचारिक नोटिस भेज दिया है। हमारी लॉ फर्म आगे की सभी कानूनी कार्यवाही संभालेगी। टीना का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी उंगलियां कपड़ों के किनारे में गड़ी हुई थीं। उसकी किस्मत के 0.175 अंक इतने कम थे कि उसे सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। वह विरोध करना चाहती थी, लेकिन उसका गला इतना सूख गया था कि वह कुछ बोल नहीं पाई। जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, वह कुर्सी के एक पैर से टकरा गई और उसका माथा कॉफी टेबल के कोने से जोर से जा टकराया। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। टीना। लोकेश उसकी मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन उससे मेज पर रखा पानी का गिलास गिर गया। पानी बिजली के तार से बहकर एक आउटलेट में चला गया। जोरदार धमाके के साथ चिंगारियां निकली एंड पूरे ऑफिस की बिजली तुरंत गुल हो गई। छत पर लगा पंखा लड़खड़ाने लगा और उससे एक लंबी चरमराहट की आवाज आई। सुहानी ने इस बेतुके दृश्य को ठंडी निगाहों से देखा। अंधेरे में उसके खाते में आए 6.4 मिलियन के ट्रांसफर की सूचना की ध्वनि असाधारण रूप से स्पष्ट सुनाई दी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अव्यवस्थित समूह से ठंडे स्वर में कहा, आप सभी के जीवन के शेष भाग सुखद हों, यही मेरी कामना है। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। चाली उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घुप अंधेरे दफ्तर से टीना की हैरान कर देने वाली चीख सुनाई दी। सुहानी को तो उसके 6.4 मिलियन मिल चुके हैं, हमारे 1.6 मिलियन अभी तक क्यों नहीं आए? हो सकता है ये नेटवर्क की समस्या हो। पहले बैंक को फोन करें। बैंक का कहना है कि उनकी तरफ से कोई समस्या नहीं है। उन्होंने हमें खाता चेक करने के लिए कहा है, लेकिन ये तो खाते में है ही नहीं। आखिर चल क्या रहा है? मुझे लगता है कि आजकल हमारी किस्मत बहुत खराब चल रही है। अगर पैसा नहीं मिला तो हम आपूर्ति का भंडारण कैसे करेंगे? नहीं तो, लोकेश, क्या तुम पहले अपने परिवार से कुछ ला सकते हो? आखिरी बात जो उसने सुनी, वह लोकेश की आह थी। मैं पहले अपने नाम पर मौजूद संपत्ति बेच दूंगा। अपनी बिल्ली जैसी सुनने की अद्भुत क्षमता के कारण उसने स्पष्ट रूप से सुना कि ये लोग कितने बदनसीब थे। उसके 64 लाख तो पहुंच ही चुके थे, लेकिन उनके 16 लाख का कहीं कोई अता पता नहीं था। ये लोग मेरे समय का एक पल भी बर्बाद करने लायक नहीं हैं। वकील चाली, धन्यवाद। चाली मुस्कुराए। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कुछ दिनों में आपके घर पर एक उपहार भेजूंगा। मैंने सुना है कि इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है, इसलिए जरूरी सामान का स्टॉक कर लेना। सुहानी मुड़ी और चली गई। जिन्होंने मेरी मदद की है, मैं उनका एहसान जरूर चुकाऊंगा। मैं चाली को 10 इंसुलेटेड जैकेट भेजूंगा, जो -60 डिग्री के तापमान को सहने के लिए काफी होंगी। जहां तक लिक्विड नाइट्रोजन से बने सुरक्षात्मक सूट की बात है, तो बेहतर होगा कि मैं उसे न भेजूं। ये बहुत ही ध्यान खींचने वाला होगा और उसे खतरे में डाल देगा। इसके अलावा सरकार को आखिरकार दखल देना ही पड़ेगा। उम्मीद है इंसुलेटेड जैकेट पहनकर वकील चाली तब तक जीवित रह पाएंगे जब तक कि वे किसी सुरक्षित आश्रय में नहीं पहुंच जाते। घर पहुंचते ही आरव ने खुद को उसकी बाहों में झोंक दिया। मम्मी वापस आ गई। आप बहुत थक गई होंगी, मम्मी। उसका 5 साल का बेटा बहुत ही समझदार और देखभाल करने वाला था। उसे देखकर ही उसका दिल प्यार से भर उठता था। सुहानी, विनीता और जेनी अस्पताल से वापस आ चुकी थीं। पूरे परिवार ने, यहाँ तक कि आरव ने भी, अपनी जांच करवा ली थी। सभी लोग स्वस्थ हैं। बस विनीता थोड़ी देर रुकी और जेनी की ओर देखने लगी। अक्की भाभी गर्भवती हैं। जेनी की आंखें लाल हो गईं। प्रलय लगभग आ ही गया है। शायद मुझे गर्भपात करवा लेना चाहिए। उसने सुहानी की ओर देखा। सुहानी इस दौर से पहले भी गुजर चुकी थी। उसने एक बार अपनी गर्भावस्था समाप्त करने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर भी उसने आरव को जन्म दिया।
इसमें कड़वाहट और कठिनाई तो थी ही, साथ ही आनंद और खुशी भी थी। वह किसी और के जीवन पर टिप्पणी करने का साहस नहीं रखती थी। भाभी, आपको इस बारे में मेरे भाई से बात करनी चाहिए। जहां तक बच्चे की बात है, अगर ऐसी नौबत आई तो हमें और सामान जमा करना पड़ेगा। आरव के पास कुछ बचा हुआ सामान है जो नए बच्चे के काम आ सकता है। जेनी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन साथ ही उन्होंने राहत की एक गहरी सांस भी ली। तब सुहानी को पता चल गया कि वह बच्चे को अपने पास रखना चाहती है। वैसे, मेरे भाई और पिताजी कहाँ हैं? विनीता ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारे पिताजी ने कहा कि समय कम है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए वे निगरानी के लिए मजदूरों के साथ खदान में ही रुके हुए हैं। तुम्हारा भाई हॉथोन परिवार के सबसे छोटे बेटे से कुछ जानकारी लेने गया है। वही जो अभी अभी देश लौटा है। उसका नाम क्या था? अभिमन्यु हॉथोन।